हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर हिंदी साहित्य चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के संभावित प्रश्न जो हमारे हिंदी साहित्य कक्षा 12 के 25 जून को होने वाले पेपर में आ सकते हैं। सबसे जो पहला हमारा प्रश्न है वह है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले पुनर्जागरण काल समझिए आप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागना किस मायने में? भारत जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, जहां ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां धन की कोई कमी नहीं थी, जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां के लोगों को शक्ति का अवतार कहा जाता था, वह भारत किस प्रकार गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, कैसे अंग्रेजों का गुलाम हो सकता है। तो भारत की जनता की सोई हुई मानसिकता को फिर से जगाना, उसके प्राचीन गौरव को उसको याद दिलाना, ये था पुनर्जागरण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए कैसे लिखेंगे। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थी। ये आपकी प्रथम पंक्ति होगी उत्तर की कि भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतर संबंध विद्यमान थे। ये जितने भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वह सब आपस में जुड़े हुए थे। भारतेंदु युगीन कवि व साहित्यकारों पर भी इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। इस युग के साहित्यकारों ने प्रथम बार सामाजिक पक्ष और जन समस्याओं को साहित्य में अभिव्यक्ति दी। इस सामाजिक पक्ष की और सामान्य मानव की रीति काल में सर्वथा उपेक्षा हुई थी। आप जानते हो कि मध्यकाल का कवि सिर्फ ईश्वर के बारे में लिखता है या सिर्फ राजा के बारे में ही लिखता है, राजा को खुश करने के लिए लिखता है, लेकिन सामान्य जनता की समस्याओं की ओर, सामाजिक समस्याओं की ओर उसका ध्यान कभी भी नहीं गया। उसके ऊपर उसने लेखनी चलाई ही नहीं। लेकिन जो भारतेंदु युग का कवि और साहित्यकार है, वह प्रथम बार सामाजिक पक्ष और जन समस्याओं पर लिखना चालू करता है। देखिए, अब भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और सुधार आंदोलनों आदि के कारण समाज में नव जागरण का सूत्रपात हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रसार भारतीयों में क्यों किया? अंग्रेजी क्यों पढ़ाई? उनको कलर पैदा करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब भारतीय अंग्रेजी पढ़ गए तो उन्होंने अंग्रेजों के कानूनों का अध्ययन किया, उनके ग्रंथों का, उनके साहित्य का अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि वहाँ जो उनके स्वयं के देश हैं, यूरोपीय देश है, वहाँ तो जनता को स्वतंत्रता, समानता के अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और हमारे देश की जनता का शोषण किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने देश की जनता को जागृत करने का प्रयास किया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और जो सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, चाहे वह दयानंद सरस्वती चला रहे हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद चला रहे हो, चाहे कोई भी संस्था थी, उन संस्थाओं ने जो समाज में नव जागरण का सूत्रपात किया, वो भारतेंदु युग में पुनर्जागरण की भावना से ही प्रेरित था। स्वयं भारतेंदु ने छुआछूत, बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, मद्यपान, जाति तथा वर्ण भेद आदि के निवारण हेतु अपनी संस्था के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से प्रयास किया। इस काल में जो कवियों के विषय थे वो क्या थे? साहित्यकारों के विषय मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गो रक्षा, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा के प्रसार का महत्व, और स्त्री शिक्षा भी इसमें शामिल होगी, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की निंदा, जो उस समय का भी बहुत बड़ा अपराध था, उसकी निंदा करना, आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था, और जनता के साथ साथ साहित्यकारों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण ये जो साहित्यकार है ये पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित हुए और इन्होंने अपना साहित्य इसी विषय पर लिखा। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एक उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों का विस्तार, प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आई, और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने, अखबारों के कारण लोगों में जन जागृति आई। जन जागरण में इन प्रिंटिंग प्रेस आदि ने योगदान दिया। अतः राष्ट्रीय भावना के उत्तरोत्तर विकास के कारण, राष्ट्रीय भावना की जो लहर पैदा हो रही थी, उसके कारण भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहना उचित ही प्रतीत होता है। तो ये होगा आपका भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है, इसका जवाब। दूसरा प्रश्न है, हिंदी नाटक साहित्य के विकास में भारतेंदु युग का योगदान बताइए। देखिए, ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए कि हिंदी नाटक साहित्य के भारतेंदु युग में योगदान हो, चाहे भारतेंदु युग के नाटककारों पर टिप्पणी कीजिए, या भारतेंदु युग के नाटकों का प्रमुख विषय क्या था, तो इसमें ये आपके उत्तर
किसी भी प्रकार आए, आपका उत्तर इसी प्रकार का होगा। तो इसकी प्रथम पंक्ति आपको कैसे लिखनी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। और ये सही भी है, क्योंकि भारतेंदु ने आधुनिक काल की अनेक विधाओं का श्री गणेश करने में अपना पूरा योगदान दिया था। भारतेंदु युग ने हर विधा पर कुछ ना कुछ लिखा था, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो काव्य हो। तो नाटक भारतेंदु की सबसे प्रिय विधा थी, अतः उन्होंने नाटकों की रचना को भी पर्याप्त महत्व दिया और राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान तथा साहित्यिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए नाटक को सबसे सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया। तो यदि आपका ये प्रश्न आता है कि भारतेंदु के नाटकों का प्रमुख विषय क्या था, तो आपका उत्तर यही होगा, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान तथा साहित्यिक चेतना का प्रचार प्रसार। ये भारतेंदु युग के नाटकों के प्रमुख विषय थे। यदि आपको ये पूछ लेते हैं कि भारतेंदु युग का गद्य साहित्य में योगदान, तो देखिए ये जो नाटक और निबंध लिखे गए भारतेंदु युग में, वो खड़ी बोली में लिखे जाने लगे थे। ब्रज भाषा गद्य में या खड़ी बोली गद्य में लिखे जा रहे थे, तो इससे खड़ी बोली गद्य का विकास भी हो रहा था। ये भी भारतेंदु युग का योगदान है। अगला देखिए, नाटकों के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने पहले तो संस्कृत और बंगला के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया और स्वयं भी अनेक नाटक लिखे थे। और अपने सहयोगी लेखकों से भी उन्होंने नाटकों का लेखन करवाया था। और नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रथम प्रयास भी किसने किया? स्वयं भारतेंदु ने ही किया था, ताकि हिंदी नाटकों का मंचन भी हो सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे हुए अनुदित यानी दूसरी भाषाओं से अनुवाद किए हुए और मौलिक उनके स्वयं के लिखे हुए कुल 17 नाटक हैं, जिनमें कई प्रहसन भी हैं। इनमें है प्रमुख देखिए, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली आदि। तो आप इनमें से 4-5 के नाम भी याद करके अपने उत्तर में लिख देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। भारतेंदु युग के अन्य नाटकों में लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी प्रसिद्ध है। अन्य जो लेखक है भारतेंदु युग के, उनमें लाला श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है, वह बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वह हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। देखिए, चाहे संस्कृत हो या चाहे हिंदी हो, हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है हमेशा सुखांत नाटकों की या सुखांत कहानी की। लेकिन ये विदेशी भाषा के प्रभाव से विदेशों का ये प्रभाव रहा कि रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इसका नाम आप याद कर लीजिए। राधा कृष्ण दास कृत दुखिनी बाला महाराणा प्रताप नाटक और राधा चरण गोस्वामी कृत बूढ़े मुंह मुआसे प्रसन्न भी प्रमुख हैं। भारतेंदु काल के नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। देखिए कि हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है कि भारतेंदु युग के नाटकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्थान था, राष्ट्रीय जन जागरण की भावना पैदा करना था। लेकिन वो किसके साथ ऐसा कर रहे थे? मनोरंजन के साथ साथ कर रहे थे। तो देखिए, कोई भी बात यदि मनोरंजन के साथ कही जाती है तो वो सामान्य जनता के दिमाग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो इन्होंने क्या किया? भारतेंदु काल के नाटकों ने मनोरंजन किया लोगों का और मनोरंजन के साथ जनता को जागृत किया। तो उनसे उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई कि हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप इनमें सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने और प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने और पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने में भारतेंदु युग के नाटक पूर्ण रूप से सफल हुए। तो ये आपका उत्तर होगा नाटक साहित्य के बारे में भारतेंदु युग के। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भारतेंदु युग के निबंधकारों पर टिप्पणी कीजिए, या भारतेंदु युग के निबंधकारों का हिंदी साहित्य में योगदान लिखिए। तो या भारतेंदु युग के निबंधों का प्रमुख विषय लिखिए। तो ये आपका जो प्रश्न होगा इसका उत्तर इस तरीके से होगा, भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में प्राप्त हुई। निबंधों का संबंध किससे था? पत्र पत्रिकाओं से सीधा जुड़ा हुआ था। लेखकों के सामने अनेक विषय थे, राजनीति, समाज सुधार, धर्म, आर्थिक, सामाजिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियां आदि विषयों पर भारतेंदु युग के लेखकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को समृद्ध किया था। इस युग के देखिए प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, इनका नाम प्रेमघन भी था, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी आदि। ये सभी निबंधकार किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से इनके निबंध छपते थे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, ये जो ब्राह्मण पत्रिका थी के माध्यम से, इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनकी कहानियां, निबंध आदि छपते थे और वो जनता को जागृत करने का प्रयास
करते थे। तो इसमें आप यदि 4 निबंधकारों के नाम भी याद कर लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो भी ये आपके उत्तर को बहुत अधिक वजन दे सकते हैं और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो आप 4 निबंधकारों के नाम याद कर लीजिए और इन बारे में ये बात आप पक्का याद कर लिए कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध विधा को, गद्य की इस निबंध विधा को इतना अधिक विकसित और समृद्ध किया, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ये निबंध, अच्छे सुंदर निबंध लिखे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें, बालकृष्ण भट्ट को तो हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वसमर्थ निबंधकार थे। अब ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग के निबंध साहित्य का हिंदी साहित्य में योगदान स्पष्ट कीजिए और ये बताइए कि भारतेंदु युग के सबसे अच्छे निबंधकार कौन थे। तो आप लिख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वसमर्थ निबंधकार थे। सामाजिक समस्याओं पर उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कृषकों की दुरावस्था आदि, ये प्रमुख निबंध है जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप इनको पक्का याद कर लें। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों के प्रमुख विषय थे धोखा, खुशामद, दांत, भौं, नारी, समझदार की मौत आदि। इनमें से भी आप 2-4 नाम याद कर लें। सरल, सहज, मुहावरेदार भाषा इनकी खास विशेषता है। किसके? प्रताप नारायण मिश्र की। भारतेंदु युग के निबंधों की देखिए सबसे बड़ी विशेषता उनके माध्यम से प्रकट होने वाला व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है। देखिए ये उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे व्यापक मुद्दा है। तो चाहे वो नाटक हो चाहे वह निबंध हो, उनका प्रमुख विषय कौन सा रहा उस समय? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। यही भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति भी में भी आ जाएगा। यह साहित्य विधा तत्कालीन जन चेतना से या जीवन चेतना से सीधी जुड़ी हुई थी। भारतेंदु युग में किस किस प्रकार के निबंध लिखे गए? विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आत्मकथात्मक, इतिवृत्तात्मक एवं अनुसंधानात्मक या भाषण आदि सभी शैलियों में निबंध लिखे गए। इस आधार पर इस युग के निबंध साहित्य को एक विशेष उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना उपयुक्त ही होगा। तो ये देखिए भारतेंदु युग के संबंध में मैंने आपको इन 3 प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, इससे आपके और भी 3-4 प्रश्न हैं जो आपके कवर हो सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिए, बार बार इनको पढ़िए और जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ वीडियो रोक के ध्यान से सुनिए, तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगली बार फिर मिलेंगे। इस बार मैं लाऊंगी जागरण सुधार का द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पढ़ते रहिए और खूब अच्छी तैयारी करिए।